हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम आयुर्वेद इतिहास का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 के अंदर हमने इतिहास की जो निरुक्ति होती है, डेफिनेशन होती है, फिर जो काल विभाग होता है, ये सारी चीज़ें देखी। फिर उसके बाद में हमने देखा बहुत्तरी क्या होती है और लघुत्तरी क्या होती है। फिर उसके बाद में हमने देखा वैदिक लिटरेचर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे हमने आयुर्वेद इतिहास से रिलेटेड। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, वो आयुर्वेद इतिहास की प्लेलिस्ट से जाकर हमारी जो प्रीवियस वीडियोस है वो जाकर देख सकता है। तो आज हम देखने वाले हैं जो वेद गण होती है वो क्या होती है। तो जो 6 लिम्ब होते हैं वेद के, उसी को ही हम वेदांगास बोलते हैं। तो ये क्या क्या होता है, 6 जो लिम्ब होते हैं वेदों के, वो शिक्षा, व्याकरण, छंदास, निरुक्ता, कल्प और ज्योतिषा। इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, कभी भी आपसे 6 लिम्ब पूछे जाए वेदों के, तो आपको ये याद होना चाहिए कि वो होते क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या है, शिक्षा, प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्वर वर्ण ऑफ वेदास। तो जो प्रोनाउंसिएशन होता है स्वर का और वर्णों का वेदास के अंदर, उसे हम क्या बोले, शिक्षा। फिर उसके बाद में बात आती है व्याकरण। व्याकरण का मतलब आप समझते ही हो, ग्रामर। इट कीप्स द वैदिक लिटरेचर इंटैक्ट फॉर द गेटिंग करेक्ट मीनिंग। तो जो व्याकरण से हमें क्या मिलती है, जो वैदिक लिटरेचर की करेक्ट मीनिंग मिलती है हमें। फिर छंदास मतलब क्या होता है, प्रोसोडी। इट मीन्स द नॉलेज ऑफ छंदास इज रिक्वायर्ड टू रिसाइट वेद मंत्र करेक्टली एंड चार्मिंगली। हम बार बार जो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं बहुत स्मूथली और लाइटली, वो किसकी मदद से हम कर पाते हैं, छंदास की मदद से। फिर उसके बाद में जो 4th पॉइंट है वो है निरुक्ता। इट मीन्स इथेमोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वैदिक वर्ड्स। जो डिस्क्रिप्शन है वैदिक वर्ड्स का, उसे ही हम निरुक्ता कहते हैं। इट मीन्स निरुक्ति। फिर उसके बाद में जो 5th पॉइंट है वो है कल्प। इट मीन्स रूल्स ऑफ रिचुअल। जो रूल्स वगैरह होते हैं उसे ही इन्होंने क्या कहा है, कल्प। फिर उसके बाद में छठा और लास्ट लिम्ब है वेदों का, वो है ज्योतिषा। इट मीन्स एस्ट्रोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ यूजफुल टू डिटरमाइन द तिथि, वर, नक्षत्र और मास। तो ये यूजफुल होता है किसके लिए, जो डेट वगैरह होती है, जो तिथि होती है, वर होता है, नक्षत्र होता है, मास होता है, महीना होता है, इन सारी चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए ज्योतिष शास्त्र की हमें आवश्यकता होती है। इट मीन्स एस्ट्रोलॉजी। ऑल द 6 आर इम्पोर्टेंट टू करेक्टली अंडरस्टैंड द वेदास करेक्टली। तो ये जो सारे के सारे जो 6 लिम्ब हैं, ये जरूरी होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर 5 नंबर के अंदर, कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आयुर्वेदिक लिटरेचर। जो आयुर्वेदिक लिटरेचर है, जो आयुर्वेदिक किताबें हैं, उनका जो कॉज है, उनका डिस्ट्रैक्शन, उनका खात्मा क्यों हुआ, उसका क्या कॉज है, उन कॉजेज़ के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहला लिखा हुआ है डिफरेंट मोड्स ऑफ टाइम कैलकुलेशन। तो बहुत सारे डिफरेंट मोड्स थे उस टाइम पर टाइम कैलकुलेशन के। इस वजह से जो आयुर्वेदिक लिटरेचर्स थी उनका डिस्ट्रैक्शन हुआ। फिर उसके बाद में आप जान सकते हो, पहले के टाइम पे जो प्रिंटिंग फैसिलिटीज़ थी वो नहीं थी। इस वजह से जो बहुत सारी चीज़ें थी वो पत्तों के अंदर, या कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको अच्छे से प्रिंट भी नहीं किया, तो वो चीज़ें ख़राब हो गई। तो पहले के टाइम पे क्या था, जो प्रिंटिंग फैसिलिटीज़ थी वो अवेलेबल नहीं थी। फिर उसके बाद में आपको पता है जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ थी वो भी पहले के टाइम पे नहीं थी। जैसे कि बहुत सारी किताबें बाढ़ के अंदर, या बहुत कुछ किताबें जल जाती थी, कुछ को दीमक खा जाती थी, कुछ वेदों को। तो वो जो किताबें थी उनकी ना ही तो प्रिंटिंग फैसिलिटी थी। जैसे कि किसी किताब की प्रिंटिंग फैसिलिटी भी थी, उसकी एक कॉपी छापी, एक कॉपी छापने के बाद में अगर उसकी जो स्टोरेज है वो उन्होंने अच्छे से नहीं किया तो वो किताब ख़राब हो गई। इस वजह से जो डिस्ट्रक्शन है आयुर्वेदिक लिटरेचर का, ये पहले के टाइम पर बहुत ज़्यादा हुआ। फिर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ थी वो भी पहले के टाइम पर नहीं थी। अगर किसी को कोई किताब पढ़नी चाहिए थी या किसी चीज़ का रेफरेंस चाहिए होता था, तो पहले के टाइम पर हम किताबें वगैरह भी नहीं मंगवा सकते थे, क्योंकि पहले के टाइम पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी। आज के टाइम पर तो क्या होता है, जो डिलीवरी वाला होता है, पार्सल वाला होता है, आपको कोई सी भी किताब चाहिए आप ऑर्डर करो, 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपके पास आ जाती है बुक्स वगैरह। फिर आपको जैसे कि पता है, पहले के टाइम पर जब वार्स होते थे राजाओं के बीच में, पहले के टाइम पर जब युद्ध होते थे, आप राजाओं के बीच में ले लो या अंग्रेज़ों के बीच में ले लो, जब जब युद्ध हुए हैं तब तब उन्होंने क्या किया है, उन किताबों को चोरी करी है,
किसी ने जला दी उन किताबों को, किसी ने चोरी कर ली। आपको जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके बारे में आपको पता ही होगा, वो कितने महीनों तक जलता रहा था। उसके अंदर से बहुत सारे लोगों ने किताबें सेव करने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी वो लोग सारी किताबें जो होते हैं वो वहाँ से निकाल नहीं पाए नालंदा विश्वविद्यालय से। इस वजह से जो बहुत सारी संहिताएं थी, बहुत सारे जो इंडियन लिटरेचर थे, वो उसी टाइम पर नष्ट हो गए। फिर उसके बाद में जो पॉलिटिकल और जो रिलीजियस वॉर होती है, जैसे कि हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई हो रही है पहले के टाइम पर, तो उसके अंदर वो लोग क्या करते थे, किताबों को जला देते थे, एक दूसरे की किताबों को, एक दूसरे के ग्रंथों को वो क्या करते थे, जीतने के बाद में जला देते थे। तो ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है पहले के टाइम की। इस वजह से क्या हुआ, जो आयुर्वेदिक लिटरेचर थी वो बहुत सारी ख़त्म हो गई। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया, जो शारपाणी संहिता है वो भूगोल की सबसे बड़ी संहिता है, वो आज के टाइम पे अप्राप्त है। अप्राप्त क्यों है? क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। फिर उसके बाद में जो आयुर्वेदिक लिटरेचर है वो बर्न कर दी गई अलॉन्ग विद द नाउस ऑन फॉरेन अटैक, जैसा कि मैंने आपको बताया, नालंदा विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल दिया। तो यही सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो, वर्थफुल बुक्स वर कैरिड टू फॉरेन कंट्रीज, जो कीमती किताबें थी वो क्या किया, जो फॉरेन कंट्रीज थी वो उन्हें चुरा चुरा कर ले गई। या पहले के टाइम पर जब हमारा इंडिया गुलाम था, उस टाइम पर जो फॉरेनर्स थे, जो वो उन किताबों को क्या लेकर चले गए अपने साथ में। बहुत सारी किताबें जो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ थे वो चाइना लेकर गया। फिर उसके बाद में जो अंग्रेज़ थे वो लेकर गए। तो इस तरीके से जो कीमती किताबें थी वो फॉरेनर्स लेके चले गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रक्शन ऑफ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज़। तो पहले के टाइम पर जब हमले हुए तब इन्होंने क्या किया, जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज़ थी उनके ऊपर हमले किए। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, नालंदा विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद में नॉट यूजिंग द क्वालिटेटिव मटेरियल फॉर राइटिंग द ग्रंथ विच वर डिस्ट्रक्टेड इन शॉर्ट टाइम। तो पहले के टाइम पर क्या करते थे लोग, जो क्वालिटिव मटेरियल होता था, मतलब क्वालिटी वाला पन्ना होता है ना, एक तो आपके सामने आती है रफ नोटबुक, एक आती है अच्छी वाली, अच्छे पैसों वाली नोटबुक, फेयर नोटबुक। अगर आप रफ नोटबुक में अगर आप कुछ चीज़ें लिखोगे और बार बार उसको पढ़ोगे तो रफ नोटबुक क्या होगी, फट जाएगी। क्योंकि उसका जो मटेरियल होता है, जो क्वालिटेटिव मटेरियल होता है, वो अच्छा काम जो अच्छा होता है लिखने के लिए वो नहीं रहता, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकता। लेकिन अपन ने जो फेयर नोटबुक खरीदी होती है उसे हम बार बार पढ़ सकते हैं और उसका डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होगा टाइम के साथ साथ। और जो हमारी रफ नोटबुक है वो शॉर्ट टाइम के अंदर ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर यही समझाया हुआ है। तो ये 10 पॉइंट थे, एक बार मैं आपको वापस से पढ़कर बता देता हूँ एक एक पॉइंट। डिफरेंट मोड ऑफ टाइम कैलकुलेशन, लैक ऑफ प्रिंटिंग फैसिलिटीज़, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, वार बिटवीन किंग्स, लोकल एंड फॉरेनर्स, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस वॉर, आयुर्वेदिक लिटरेचर वॉर बर्न्ड अलॉन्ग विद द हाउसेज ऑन फॉरेनर्स अटैक। फिर उसके बाद में वर्थफुल बुक्स वर कैरिड टू द फॉरेनर कंट्रीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज़, not using the qualitative material for writing the ग्रंथ which were destructed in short time। फिर उसके बाद में बात आती है संहिता काल की। तो जैसा कि आपने पहले काल पढ़े थे, यहाँ पर मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ एक बार वापस से। तो आपने यहाँ पर 4 काल मैंने आपको बताए थे, काल के मैंने 4 विभाग किए थे, वेद काल, संहिता काल, संग्रह काल और आधुनिक काल। तो इसके अंदर से आपको जो ये संहिता काल है, इसके टाइम पर किन चीज़ों का ओरिजिन हुआ था, जो क्लासिकल टेक्स्ट थी, चरक संहिता, शुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता, इन सारी जो चीज़ें थी उनका ओरिजिन हुआ था। और जो टिकाएँ वगैरह थी, जो क्लासिकल टेक्स्ट थे, कंपाइलेशन वर्क्स थे, वो किस टाइम आए, संग्रह काल के टाइम में, इट मीन्स विज्ञान युग के टाइम पे। तो सबसे पहले हमें देखना है संहिता काल। तो एक बार मैं वापस से आपको आगे लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो संहिता काल किसको बताया हुआ है, द पीरियड फ्रॉम सेज। सेज का मतलब क्या होता है, साधु। द पीरियड फ्रॉम सेज भारद्वाज टू आचार्य वाग्भट इज नॉन एज संहिता काल। तो जो हमारे साधु थे भारद्वाज से लेके आचार्य वाग्भट तक हम संहिता काल गिनते हैं। अब जब आपने ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा सबसे पहले वहाँ पर भारद्वाज का नाम आया है। तो जब हम ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी ये याद रखना है कि जो भारद्वाज थे, भारद्वाज से लेके आचार्य वाग्भट तक के जो काल था उसे हम कौन सा काल कहते हैं, संहिता काल कहते हैं। फिर जो संहिता काल था वो 1500 BC से लेके 5th सेंचुरी AD तक था।
उसके बाद में संहिता मीन्स क्या होता है, प्राइमरी ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो संहिता का मतलब होता है ये एक प्राइमरी ऑथेंटिक टेक्स्ट था किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। ड्यूरिंग द संहिता काल वेरियस ट्रेजराइड वर रिटर्न ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ आयुर्वेदा। तो जब संहिता काल था तब वेरियस बहुत सारी किताबें लिखी गई डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आयुर्वेदा के अंदर, जैसे कि चरक संहिता लिखी गई काया चिकित्सा के ऊपर, सुश्रुत संहिता लिखी गई शल्य चिकित्सा के ऊपर, और काश्यप संहिता लिखी गई कौमार भृत्य के ऊपर, इट मीन्स पेडियाट्रिक्स के ऊपर। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हमें यहीं तक ही देखना था। संहिता काल इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखना कि संहिता काल का मतलब क्या होता है और ये कहाँ से लेके कहाँ तक था। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर, ताकि उनको भी एक बहुत अच्छा जो आयुर्वेद इतिहास है वो उन्हें समझ में आ सके। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।